नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरएम एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बुद्धि का चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। बुद्धि के चैप्टर में हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, बुद्धि के अर्थ, प्रकार और विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा बुद्धि का मापन, कि बुद्धि को किस तरीके से मापा जा सकता है। बुद्धि मापन का सामान्य भाषा में जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि बालक या व्यक्ति की योग्यताओं या उसके मानसिक विकास का अनुमान लगाना क्या है, बुद्धि का मापन है। चलिए शुरू करते हैं बुद्धि का मापन। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बुद्धि मापन का अर्थ, बुद्धि मापने से क्या समझते हैं? बालक की मानसिक योग्यता का मापन करना या यह ज्ञात करना कि उसमें कौन सी मानसिक योग्यता है और कितनी है। प्रत्येक बालक में इस प्रकार की कुछ जन्मजात योग्यताएं होती है और विभिन्न बुद्धि परीक्षाओं द्वारा उनकी इन्हीं योग्यताओं या उसके मानसिक विकास का अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें बुद्धि मापन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि मानसिक योग्यताओं और क्षमता का मापन ही क्या है, बुद्धि मापन है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षा। अब बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि परीक्षा की जरूरत पड़ी। बुद्धि मापन का प्रयोग बीने ने शुरू किया। बीने के कार्य का आधार उसका निरीक्षण था कि कक्षा में कई विद्यार्थी कई बताई गई बातों को शीघ्रता और सरलता से समझ लेते हैं, जबकि कई विद्यार्थी इस कार्य में असफल रह जाते हैं। बिल्कुल, जब भी क्लास में कुछ भी समझा जाता है तो कुछ विद्यार्थी उसको बड़ा आसानी से और सरलता से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को बार बार समझाने के बाद भी समझ में वो चीज़ें नहीं आती, तो वो असफल हो जाते उस कार्य में। और बीने ने सफलता और असफलता के पीछे इस मानसिक शक्ति का पता लगाने का प्रयास किया। तब बीने ने साइमन के साथ मिलकर के ऐसे परीक्षणों का निर्माण शुरू किया जिन्हें इस मानसिक शक्ति को मापा जा सके। यानी कि वो परीक्षण बनाए जिससे कि मानसिक शक्ति को मापा जा सकते हैं, और इन्हीं परीक्षणों को बुद्धि परीक्षाएं कहा जाते हैं। ठीक है, बुद्धि मापन का अर्थ समझ लिया हमने, और बुद्धि को मापने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, बुद्धि की परीक्षा की। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बुद्धि परीक्षा किस किस तरह की होगी। पहली परीक्षा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा, यह परीक्षा एक समय में एक व्यक्ति की ली जाती है, यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, एक समय में क्या होगा, एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाएगी। इसका आरंभ बीने ने किया। बीने द्वारा निर्मित परीक्षण का संशोधन साइमन ने किया, इसलिए इस परीक्षण को बीने साइमन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रख लेंगे। दूसरा परीक्षण कौन सा था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, इस परीक्षा में अनेक व्यक्ति की परीक्षा जो है ली जा सकती है, यानी कि इस परीक्षा में एक समय में अनेक व्यक्तियों की परीक्षा ली जा सकती है। इससे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, सबसे पहला जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण था वो कब किया गया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में मनाया गया। ठीक है, और युद्ध के समय कम से कम समय में बहुत से सैनिकों की बुद्धि का मापन करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा में इस तरह की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तिगत में तो क्या होगा, इंडिविजुअल का टेस्ट करना होगा। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सामूहिक परीक्षण जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है, तो ये था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। समझते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण को। देखिए, बुद्धि परीक्षाएं कौन कौन सी बुद्धि परीक्षाएं, व्यक्तिगत परीक्षाएं और दूसरा कौन सा, सामूहिक परीक्षाएं। ठीक है, व्यक्तिगत परीक्षा को आगे चल के दो भागों में बांट दिया गया, भाषात्मक परीक्षाएं और क्रियात्मक परीक्षाएं एवं भाषा रहित परीक्षाएं। इसी तरीके से सामूहिक परीक्षा भी भाषात्मक परीक्षाएं और भाषात्मक रहित परीक्षाएं। ठीक है, तो एक तो भाषा होगी जिसमें, और दूसरा क्या होगी जिसमें भाषा नहीं होगी। तो इस तरीके से दो तरह के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, व्यक्तिगत में भी और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। अब बात करते हैं अल्फ्रेड बीने के बारे में, कि बुद्धि मापन का जो काल है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया। बीने का काल 1905 से 1911। बीने ने जो काल दिया वो कौन सा था, 1905 से 1911 का समय जो था वो बीने का था। बीने ने मानसिक आयु और
वैज्ञानिक काल इसको कहा जाता है। बीने ने मानसिक आयु के बारे में बताया और वैज्ञानिक काल इसको कहा गया है। बीने के पूर्व का जो काल था वो कौन सा कहलाया? 1905 से पहले का काल, जिसमें शरीर के आधार पर और अवैज्ञानिक आधार होता था। शरीर के आधार पर रचना होती थी और क्या होता था? अवैज्ञानिक आधार उसके अंदर होता था। और बाद में आया बीने के बाद का काल 1911 के बाद, जिसमें बुद्धि लब्धि के बारे में पता चला और आधुनिक काल जो है जिसको माना जाता है। ध्यान रख लेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से बताया गया है बुद्धि मापन के काल के बारे में। ठीक है। कैटल जो मनोवैज्ञानिक थे, कैटल, इन्होंने सर्वप्रथम 1890 में बुद्धि मापन और परीक्षण में बुद्धि का मापन का प्रयोग किया था। ठीक है। बुद्धि मापन और बुद्धि परीक्षण के लिए क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था 1890 में। ठीक है। उसके बाद 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसीसी गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग कब किया? 1885 में। कैटल ने सबसे पहले क्या किया? बुद्धि परीक्षण और बुद्धि मापन का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1890 में। ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है? बीने के पूर्व के काल के मनोवैज्ञानिक है। बीने के पूर्व के काल के जो मनोवैज्ञानिक है 1905 से पहले के, जैसे वेबर, गिलफर्ड, गाल्टन, कैटल और गिलवर्ट, ये सब वो क्या है? शरीर रचना की दृष्टि से क्या करते थे? बुद्धि का मापन करते थे। इसलिए क्या बोला गया? शरीर रचना के आधार पर और अवैज्ञानिक तरीके से बुद्धि का ये लोग मापन करते थे। ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। तो ये थे बीने के पूर्व का काल। अब आगे बढ़ते हैं, बीने के टेस्ट के बारे में पढ़ते कि बीने ने किस तरीके से टेस्ट किया था। नेक्स्ट, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, बीने का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1905 से लेकर के 1911 का काल किसका है? बीने साइमन का है। इसको वैज्ञानिक काल कहा जाता है और इसका जो आधार था वो क्या था? मानसिक आयु, क्योंकि इन्होंने मानसिक आयु का पता लगाना सीख लिया था। ठीक है। और इसके जो प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अल्फ्रेड बीने रहे थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है। इनका सहयोग किसने किया? साइमन ने। इसलिए बीने साइमन बुद्धि परीक्षण इसका नाम रखा गया। ध्यान रख लेंगे। देखिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा के सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय अल्फ्रेड बीने को, यानी कि पहला जो सफल प्रयास था वो किसका था? अल्फ्रेड बीने का था। सन 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक युग का सबसे बड़ा बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बीने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए थी। बीने स्केल का सबसे मुख्य दोष यह रहा था कि यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता तो उसकी मानसिक आयु उसकी जीवन आयु से कम मानी जाती थी। ठीक है। ये किसके बारे में बताया गया? ये बताया गया बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के बारे में। ध्यान से सुनिए। अब बीने साइमन का जो बुद्धि परीक्षण था वो कब किया गया? बीने साइमन के द्वारा 1905 में। किसके ऊपर? क्या छोटे बच्चों के लिए परीक्षण किया गया था। कैसा परीक्षण था? शाब्दिक था, जिसमें शब्दों का यूज किया गया था। शाब्दिक परीक्षण था। किस भाषा में किया गया था? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में परीक्षण किया गया। फ्रेंच भाषा में किया गया परीक्षण। और फ्रांस के बच्चों के लिए किया गया, क्योंकि अल्फ्रेड बीने कहाँ के थे? पेरिस, फ्रांस से थे। ठीक है। जिन्होंने मानसिक आयु के बारे में बताया, यानी कि बीने के द्वारा यह जो संपर्त्य दिया गया था, इस संपर्त्य का प्रतिपादन 1905 में किया। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ठीक है। उच्च, सामान्य और निम्न प्रकार की बुद्धि होती है, ये इन्होंने बताया कि बुद्धि मापन का सफल और वैज्ञानिक परीक्षण किसने किया? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के में किया गया है। ठीक है। इसके अलावा और बातें समझिए बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की। परीक्षण सफल हुआ 1905 में। प्रथम संशोधन इसके अंदर 1908 में किया गया, जिसमें यह 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस बुद्धि परीक्षण को मान्य किया गया। द्वितीय संशोधन 1911 में हुआ, जिसमें इसको 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए मान्य कर दिया गया। ठीक है। तो ये था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। फिर आते हैं 1911 में
जर्मनी के मनोवैज्ञानिक स्टर्न और कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। और बुद्धि लब्धि का उस समय जो आरंभिक जो सूत्र था वो क्या था? मानसिक आयु को किससे भाग करना था? वास्तविक आयु से भाग करना था। ठीक है, किसी बच्चे की जो भी मानसिक आयु उसको भाग किससे करेंगे? हम वास्तविक आयु से भाग करेंगे। ये सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था वो था, प्रारंभिक सूत्र था ये। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत है अल्फ्रेड यानी कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड बिने स्केल जिसको हम कहा जाता है, वो दूसरा सिद्धांत है कि टरमैन ने बिने के मानक्रम के अनेक दोषों को दूर करके सन 1916 में एक नया रूप प्रदान किया जो स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब नए मनोवैज्ञानिक कौन आ गए? टरमैन। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये। कौन? टरमन। ठीक है, जिन्होंने 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का क्या कर दिया? संशोधन कर दिया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर। इसीलिए स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण इन्होंने सफल संशोधन किया। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि बुद्धि लब्धि का भी इन्होंने नया सूत्र ज्ञात कर दिया। ठीक है, क्या? मानसिक आयु अपन वास्तविक। प्रारंभिक सूत्र यही था, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु। अब मल्टीप्लाई में किसको ले आए? 100 को भी ले आए। अब गुणा में क्या किया जाएगा? 100 किया जाएगा। ठीक है, जिसको बोला गया स्टैनफोर्ड बिने स्केल। ठीक है, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कब हुआ? 1916 में हुआ। किसके लिए किया गया? अमेरिकी बच्चों के लिए किया गया। कैसा परीक्षण था? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, यानी कि आईक्यू पर आधारित परीक्षण था। ठीक है, बुद्धि लब्धि के 4 परीक्षण इन्होंने किए। कब? 1916 में, उसके बाद फिर 1937 में, 1960 और 1985-86 के अंदर। तो 4 बार बुद्धि लब्धि के ऊपर क्या किया गया? परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? टरमैन के द्वारा। ध्यान रख लेंगे। अब टरमैन ने क्या किया? बुद्धि लब्धि का एक वर्गीकरण करके दिया हमें। ठीक है, कि किसका आईक्यू कितना है उसके ऊपर बेस एक उन्होंने वर्गीकरण किया, क्योंकि आईक्यू पर आधारित क्या था? ये एक परीक्षण था। ठीक है, देखिए बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, टरमैन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किस तरीके से किया? अगर किसी की बुद्धि 140 से अधिक है, यानी कि आईक्यू जो बुद्धि लब्धि हम निकालते हैं, अगर वो आईक्यू 140 से अधिक है तो वो बालक कैसा माना जाएगा? प्रतिभाशाली बालक माना जाएगा, जीनियस बच्चा होगा। ठीक है, दूसरा, अगर किसी की बुद्धि लब्धि 120 से 140 है तो वो कैसी बुद्धि होगी? अति श्रेष्ठ बुद्धि, यानी कि वेरी सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट है 110 से 120 के बीच में श्रेष्ठ बुद्धि, सुपीरियर। उसके बाद 90 से 110 सामान्य बुद्धि, एवरेज। 80 से 90 मंद बुद्धि, डल बोल दिया गया इनको। 70 से 80 अक्षीण बुद्धि। 70 से कम निश्चित अक्षीण बुद्धि। 50 से 70 के बीच में अल्प बुद्धि। और 20 या 25 से लेकर के 50 तक मूर्ख बुद्धि। और 20 या 25 से कम महामूर्ख। ठीक है, यानी कि जड़ बुद्धि जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण करके दिया है कि किस तरीके से बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया जा सकता है। किसने कहा था? ये टरमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला जो परीक्षण है वो है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। अब पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट के अंदर क्या है कि यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए भूल भुलैये का निर्माण इस प्रकार किया गया कि इसकी जटिलता आयु की वृद्धि के साथ साथ क्रम से जटिलतर होती जाती है। ठीक है, जिस बालक की परीक्षा ली जाती है उसे एक पेंसिल और एक कागज पर बना हुआ भूल भुलैये का एक चित्र दे दिया जाता है
और बालक को पेंसिल से उसमें से बाहर निकलने का निशान लगा करके मार्ग अंकित करना होता है, जिसको क्या बोला गया, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट जिसको बोला गया। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये भूल भुलैया टेस्ट है। अगर 8 साल का बच्चा है तो ये होगा, 10 साल के बच्चे के लिए ये, और 14 साल के बच्चे के लिए ये भूल भुलैया टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ से एस है वहाँ से क्या करना है, उसको एग्जिट करवाना है, या फिर वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए आप लोग, तो इस तरीके से यहाँ इनको चलते जाना है। ठीक है, तो ये है भूल भुलैया टेस्ट, ध्यान रख लेंगे। इसके बाद अगला जो टेस्ट है वो कौन सा है, अगला टेस्ट है वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। ठीक है, वेसलर वैल्यू टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। ये टेस्ट किसके द्वारा किया गया, डेविड वेसलर स्टैनफोर्ड बीने मापनी से संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रमुख दोष यह था कि उसके द्वारा वयस्कों की बुद्धि का मापन नहीं होता था, यानी कि अडल्ट की जो बुद्धि थी उसका मापन नहीं किया गया। अतः उन्होंने इस परीक्षण का निर्माण किया, और इस परीक्षण का निर्माण सन 1944 में 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था। ठीक है, सन 1955 में इसे संशोधित करके 16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों के लिए कर दिया गया, और इसमें विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए मौखिक, शाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण किए गए। किसके द्वारा, वेसलर वैल्यू परीक्षण के द्वारा। ठीक है, कौन थे ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन, डेविड वेसलर। ठीक है, डेविड वेसलर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक या अमेरिकी चिकित्सक थे, जिसने वेसलर वैल्यू मापनी जिन्होंने बनाई थी। इन्होंने दो बातें कही कि WAIS और WCIS। ठीक है, इसका मतलब क्या था, WAIS वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल और वेसलर चाइल्ड इंटेलिजेंसी स्केल, दो स्केल इन्होंने दिए थे बुद्धि के मापन के लिए। किसके द्वारा दिए गए थे, डेविड वेसलर के द्वारा। ध्यान रख लेंगे, तो ये था डेविड वेसलर का परीक्षण। अगला परीक्षण नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण का जिक्र हमने पहले भी किया है कि इसका निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सेना के अन्य कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए किया गया। इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्य पर ही किया जाता था। ठीक है, इसको क्या कहा गया, आर्मी अल्फा परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, कब किया गया, प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया गया था। कहां पर किया गया था, अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट, आर्मी बीटा परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभाग में कार्य करने वाले मनुष्यों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इसमें अशिक्षित सैनिकों की परीक्षा, वस्तुओं की गणना, अंकित चित्र में विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे में संबंध बताना, चित्र उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाना जिनका किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है आदि के आधार पर। यानी कि अब ये जो परीक्षण है ये कैसा परीक्षण है, अशाब्दिक, यानी कि शब्दों का यूज नहीं है, किसका यूज है, चित्रों का यूज है। ठीक है, अनपढ़ लोगों के लिए क्या किया गया था, इस परीक्षण का प्रयोग किया था। अमेरिका में ये परीक्षण भी किया गया। दोनों परीक्षण कहाँ पे किए गए, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण अमेरिका में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगले परीक्षण की बात करते हैं। अगला परीक्षण है बीने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। सन 1922 में भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण FG कॉलेज लाहौर के प्राचार्य डॉक्टर CH राइस ने किया। उन्होंने बीने की मापने का भारतीय अनुकूलन किया और इस परीक्षण का नाम हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल रखा गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण लाहौर के प्राचार्य डॉक्टर HC राइस के द्वारा किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, लाहौर विश्वविद्यालय के अंदर। कैसा परीक्षण है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, और किसके द्वारा किया गया, CH राइस के द्वारा किया गया। बीने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। अगला टेस्ट, अगला जो टेस्ट है वो है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सन 1955 में प्रोफेसर CN
एम भाटिया यानी कि चंद्रमोहन भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण हैं तथा यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी कहलाता है। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण, जिसे भाटिया बैटरी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर किया गया था? ये इलाहाबाद यूपी के अंदर किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। और प्रथम अशाब्दिक परीक्षण था यह भारत का प्रथम अशाब्दिक परीक्षण, ध्यान रखना, किसे कहा जाता है? भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट, तो ये थे वो परीक्षण जो बुद्धि मापन के लिए किए गए हैं। अब है जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, उनके अंदर तुलना की गई है। ठीक है, व्यक्तिगत परीक्षा, यह परीक्षा केवल अनुभवी या प्रशिक्षित व्यक्ति ले सकता है, और सामूहिक परीक्षा, यह परीक्षा सामान्य योग्यता का व्यक्ति भी ले सकता है। दूसरा अंतर, व्यक्तिगत परीक्षा, यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है, और सामूहिक परीक्षा, यह परीक्षा बड़े बालक या वयस्कों के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट, तीसरा डिफरेंस, इस परीक्षा में परीक्षक और विद्यार्थियों का निकट संबंध होता है। कौन सी परीक्षा में? व्यक्तिगत में। और सामूहिक में इस परीक्षा में दूर का संबंध होता है। व्यक्तिगत परीक्षा में परीक्षक परीक्षार्थियों के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। सामूहिक परीक्षा में वह केवल सामान्य अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट, अगला डिफरेंस, व्यक्तिगत परीक्षा में परीक्षक परीक्षार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगा सकता है, और सामूहिक परीक्षा में वह कारणों का पता नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत परीक्षा में परीक्षार्थी अपने कार्य के प्रति सतर्क रहता है, और सामूहिक परीक्षा में वह उदासीन रह सकता है। व्यक्तिगत परीक्षा में परीक्षार्थी की भाषा और व्यवहार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, सामूहिक परीक्षा में केवल आंशिक ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस दिए गए हैं किसके अंदर? सामूहिक परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण के अंदर। अगला डिफरेंस है कि व्यक्तिगत परीक्षा में प्रश्नों को बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम और योग्यता की आवश्यकता होती है, जबकि सामूहिक परीक्षा के प्रश्नों को कम परिश्रम और योग्यता से भी बना सकता है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत परीक्षण हो रहा है तो सभी के लिए अलग अलग तरीके से प्रश्न बनाए जाएंगे, जबकि सामूहिक परीक्षण में सभी के लिए एक जैसे ही प्रश्न बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत परीक्षा में निष्कर्ष बहुत प्रामाणिक और विश्वसनीय होता है, और सामूहिक परीक्षा में निष्कर्ष कर्म प्रामाणिक और विश्वसनीय होगा। और लास्ट अंतर है, व्यक्तिगत परीक्षा में लिए गए बहुत धन और समय की आवश्यकता होती है, और जबकि सामूहिक परीक्षा के लिए कम धन और समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंसेस है सामूहिक परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण के अंदर, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट, अब है बुद्धि परीक्षण के लाभ। अगर बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उससे क्या क्या फायदा मिलने वाला है, क्या क्या लाभ उससे होंगे। ठीक है, पहला है दुर्बल बुद्धि वाले बच्चों का पता लगाने के लिए क्या है, ये उपयोगी है। ठीक है, फिर है कर्मचारियों से निपटने के लिए, इन डीलिंग विद, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कर्मचारी नहीं, कदाचारी आए, कदाचारियों से निपटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है चयन के लिए, चयन करना हो, विद्यार्थियों को वर्गीकरण करना आसान हो जाता है, स्कूल प्रणाली में क्या है, सहायक है, शैक्षिक निर्देशन के लिए सहायक है, बुद्धि लब्धि के अनुसार क्या है, निर्देशन दिए जाते हैं, व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायक है, और अतिरिक्त प्रगति में क्या होगा, सहायक होगा, बुद्धि लब्धि के अनुसार ही क्या होगा, अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा, सीखने की क्रिया का मार्गदर्शन है। ठीक है, गाइडेंस ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, व्यक्तित्व की जानकारी देता है, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, यौन भेद का अध्ययन करवाता है कि बच्चों को पता चलता है कि वो लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, दस्तकारी में उपयोगिता है। ठीक है, यूजफुल इन इंडस्ट्री, भविष्यवाणी की जा सकती है बुद्धि लब्धि के आधार पर, सामाजिक समायोजन आसानी से कर लेता है बुद्धि लब्धि के अनुसार बच्चा, सीखने की गति का निर्धारण हो जाता है, अध्यापक की सफलता का अनुमान लग जाता है, और व्यक्ति की क्षमता जानने के लिए जरूरी है बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो ये थे बुद्धि परीक्षण के महत्व
कि बुद्धि परीक्षण से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद है कि कौन सी चीज बुद्धि नहीं है, किसको हमें बुद्धि नहीं मानना है। सबसे पहले बात आती है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान जो है वो बुद्धि नहीं है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति अधिकांश रूप से बुद्धि पर निर्भर करती है, लेकिन ज्ञान का होना क्या है, बुद्धि नहीं है। दूसरा क्या है, स्मृति, मेमोरी। स्मृति बुद्धि नहीं है। हो सकता है कि अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति की स्मरण शक्ति मंद हो, इसके विपरीत एक मंद व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज भी हो सकती है। तो इसलिए ज्ञान स्मृति दोनों ही क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। तीसरा, कौशल, ठीक है। बुद्धि कौशल नहीं है जिसे अभ्यास से प्राप्त किया जा सके, ध्यान रख लेंगे। और फोर्थ है अमान्य व्यवहार, कि बुद्धि अमान्य व्यवहार, पिछड़ेपन तथा अपराध वृत्ति, क्रिमिनल एटीट्यूड के विरुद्ध गारंटी का काम नहीं करती, परंतु उपलब्धि, समायोजन तथा चरित्र निर्माण में बुद्धि का बहुत हाथ रहता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके आधार पर हमने बुद्धि नहीं मानना है कि ये बुद्धि है, ध्यान रख लेंगे। तो दोस्तों ये है आज का हमारा चैप्टर बुद्धि का मापन। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एसआरएम एग्जाम गुरु, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और ये मेरी फेसबुक आईडी जहाँ से भी आप लोग नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।